अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 12 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 2, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP को एक एक सीट मिली। बाजौड़ में तहरीक इंसाफ की शिकस्त को अपसेट करार दिया जा रहा है। नून लीग ने वजीराबाद की सूबाई सीट PTI से छीन कर अपने नाम कर ली। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों पर इंतखाबात हुए। तहम इन ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़े अपसेट देखने में नहीं आए। जैसे जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के बाद अक्टूबर 2018 के ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ा। PTI इमरान खान की लाहौर और बन्नू की जीती हुई 2 नशस्तें हार गई। तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर 3 नशस्तों का नुकसान हुआ, जबकि मुस्लिम लीग नून की 3 और MMA की 1 नशस्त बढ़ गई। NA 131 लाहौर से ख्वाजा साद रफीक और NA 35 बन्नू से MMA के जाहिद अकरम जीत गए थे। दोनों नशस्तें उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने खाली की थी। इसी तरह मई 2013 के बाद उसी साल अगस्त में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बलियों की 26 नशस्तों पर मुल्की तारीख के सबसे बड़े ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उन ज़िमनी इंतखाबात में बड़े अपसेट हुए। जैसे इमरान खान ने आम इंतखाबात में पेशावर और मियाँ वाली से जो नशस्तें जीती, ज़िमनी इंतखाबात में PTI को उन सीटों पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग राजनपुर में शहबाज शरीफ की जीती हुई नशस्त हार गई थी। यूँ इस एतबार से देखा जाए तो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़े अपसेट देखने में नहीं आए। ज़िमनी इंतखाबात को आम इंतखाबात की तरह पूरे मुल्क की सियासी सोच का अक्कास तो करार नहीं दिया जा सकता, मगर सियासी माहौल की मॉनिटरिंग में बहरहाल ज़िमनी इंतखाबात का एक अहम किरदार होता है। यही वजह है कि PTI दौर में होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात पर PTI मुखालिफ जमातें कामयाब हुईं, जबकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात में PTI कामयाब होती रही। और अब हालिया ज़िमनी इंतखाबात में किसी बड़े अपसेट के ना होने से क्या ये कहा जा सकता है कि 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात 8 फरवरी के ही आम इंतखाबात के सियासी रुझान का ही अक्कास है? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम। प्रोग्राम का सवाल आप सभी से। 2013-2018 के ज़िमनी इंतखाबात बड़े सियासी अपसेट, 2024 के ज़िमनी इंतखाबात कोई बड़ा सियासी अपसेट नहीं। क्या ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने आम इंतखाबात पर अपनी मोहर सब्त कर दी? हसन निसार साहब, आम इंतखाबात के बाद बहुत से सवालात, बहुत से एतराज़ात और बहुत सी बातें अब तक जारी रही हैं। अब जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं, क्या कहा जा सकता है कि कंटिन्यूटी हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज की? किस चीज़ की कंटिन्यूटी? नशिस्तों के एतबार से, डेमोक्रेसी की या मैनिपुलेशन? जिसको जो नशिस्तों को मारें गोली। अच्छा, किस चीज़ की कंटिन्यूटी? लेकिन खैर इसको छोड़ें। आपने बताया 12 सीटें जीती हैं इन्होंने जी। नून लीग ने 12 जीती हैं। जी जी जी। अच्छा, हाँ, एक बोली है, 12वीं बरसी खटन गया ते खट के ले आया सीटां, मैं भी रज के ढीठां। अच्छा, देखो बात सुनो, ये तो इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। मैंने अपने YouTube पे भी कहा था कि यार सूरत हाल ये है, नताइज का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, कोई सवाल था, हमारे व्यूअर्स भेजते हैं, मैं उनके जवाब देता हूँ। अच्छा, और ये जो सूरत हाल है मेरे लिए कतअन गैर मुतवक्को नहीं है। कैंपस की नहर के गदले पानी में गुज़श्ता 1.5-2 महीनों से मैं देख रहा हूँ खालिस दूध बह रहा है। हर मोटर बाइक पे रोड है। जराइम का ख़त्मा हो चुका है, वो आप जानती हैं। बेरोज़गारी धड़ाधड़ ख़त्म हो रही है। हर बच्चा माशाल्लाह स्कूल पहुँच गया है। प्रोटोकॉल की लानत, इस नजासत से लोगों की जान छूट गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर आइडियल है, आप सब जानते हैं। नून लीग ना जीती तो क्या सदाओं, मुकदमों, पेशियों वगैरह में मसरूफ़ और मुब्तला वेली PTI जीतती। तो मैं एग्री विद यू, माशाल्लाह, मुबारक हो। नहीं, क्या ये मामला किसी जमात तक है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, या हमारे यहाँ हर जीतने वाला कहता है कि अवाम का एतमाद है और हारने वाला कहता है कि धांधली हो गई? वो कोई भी हो यार, पता आपको भी है, पता मुझे भी है। अच्छा, टाइम तो आप भी जाया कर रहे हो, आप भी मर्जी का ही जवाब देना चाहते हैं फिर? पूरे शहर को पता है। अच्छा, नहीं, वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। आप तो ऐसे ही यमले से बन के पूछ रहे हो जैसे पता ही कख नहीं। सच अ ब्रिलियंट एंकर, और पोज आप ऐसे कर रही हैं जैसे रोटी को चोची कहती हैं।
देखो बात सुनो, अवाम ने तो जवाब दिया है ना कि वो वही खड़े थे जहां। हर बात सुनो, हर चौक में रोटियों के कुतुब मीनार खड़े हैं। तो ऐसे हालात में और मतलब ऐलान देखो, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो 600 से 800 तक का जोड़ा पहनती, बट और आपने और क्या, साढ़े पंजाबी जी कहते भी और तू अंब लेना है, तो बस जवाब दे दिए। चलें ठीक है। शहजाद साहब, पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके आम इंतखाबात के बाद जो धांधली का बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि बयानिया बनाने में अज है, खैर कोई और बात हो ना हो, मजबूत बना सकती थी। पंजाब में वजीराबाद की सीट भी गई और बाजौड़ में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वहाँ पे वो सीट ले गए। पीटीआई के लिए बड़ा अपसेट रहा क्योंकि वहाँ पे खुद जमात के अंदर भी बाजौड़ वाले मामले में इख्तलाफ रहा। क्या पीटीआई का बयानिया मजीद पिट गया है, या आप समझते हैं कि जो वो बयानिया बना रहे थे, जो एक एंगल से हसन साहब बात कर रहे हैं, उस बयानिए को उनके तकवीयत मिली है? वैसे आयशा कमाल है, आप भी बयानियों के ऊपर जाती हैं, मुझे हैरत है। बयानिया तो यहाँ पे एक पुट्टो तो एक बयानिया पड़ा हुआ है, बयानियों के ऊपर कौन जाता है? आप हकायक को क्यों नहीं देखती? हमारी अपनी आंखें कान सब फिलहाल खुले हुए हैं, बंद नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हमें खुद भी कोई अंदाजा लगाना चाहिए। बयानियों के पीछे गए तो फिर तो हम बिल्कुल पता नहीं पागल हो जाएंगे ट्रकों की बत्तों के। देखिए पिछले 2 दिन की सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो ये नहीं है कि पता नहीं कौन जीता और कौन सा इलेक्शन हुआ, मुझे तो पता भी नहीं कौन सा इलेक्शन हुआ। वो ये है कि ईरानी सदर पाकिस्तान आए, और हैरत है कि आपने फिर 8 फरवरी के इलेक्शनों की कहानी छेड़ दी। 8 फरवरी को इलेक्शन तो हो चुके, तो अब आप कौन से इलेक्शन सर उस पर तफसीली बात करेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट है, हमने बिल्कुल उसको भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी वो कंटिन्यूटी में है, वो कंक्लूड हो जाए तो वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है यकीनी तौर पर। लेकिन कल एक इंतखाब हुआ है ज़िमनी 21 नशस्तों पर, और 8 फरवरी के इंतखाब से हमारा सियासी माहौल आगे बढ़ नहीं रहा है। वो अब जाहिर बात है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो भी कह रहे थे कि मोहर सख्त नहीं हो गई कल के नताइज के बाद, ये एग्जैक्टली बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए असल में मोहर सब्त तो 8 फरवरी को ही हो गई थी, और उसके बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो वो PP 32 के ऊपर ने लगा दी। PP 32 आपको पता ना कि मूसा लाई और परवेज लाई का मुकाबला था। तो ये बदअकलों को अगर ये थोड़ी सी समझ होती तो वो कहते यार परवेज लाई को यहां से जितवा दो, बाकी सब जगह ठीक है। कम से कम जो इस साथ को जैसे दिन को रात दिखाना, रात को दिन दिखाना, ये अब मूसा लाई जो पहली को नवारिद है भतीजा उसका, उसको आपने उठा के तो ये बना दिया यार, उसको परवेज लाई बेचारे को किधर से किधर आपने गर्क कर दिया। तो थोड़ा बहुत तो कोई बैलेंस रखना चाहिए था ना। तो मेरा ख्याल है मोहर लगी तो PP 32 से लगी, यानी मैंने तो कोई फॉलो नहीं किया, ना मैंने देखा कि कौन की वोटिंग कर रहा है, किस तरह के इलेक्शन। ये रिजल्ट ही, नतीजा ही आपके लिए काफी है, आपकी जिसे कहते हैं ना, तो ये पानी में मदानी है। आते हैं मेन चीज की तरफ। मुझे बताइए कि इस वक्त PMLN या हुकूमती पार्टियों की 2/3 मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली के अंदर। अब उनसे और हमें आप सबको मिलकर सवाल पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि यार ये 2/3 मेजॉरिटी का अब आपने करना क्या है? इसको रिड़कना है, इसमें से मक्खन निकालना है, इसको इसके साथ स्टापू खेलना है, क्या करना है इसके साथ? 2/3 मेजॉरिटी का कुछ करना ही है ना। मिल तो गई, मुबारक भी दे दी, बड़ा कमाल का काम हो गया। उड़ता कुछ करना भी तो है ना भैया दे नाल। सो ये हमें पता है कि हमने क्या करना है। अच्छा पहली बात, कोई टैक्स, अच्छा कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी वहां चाहिए जब लेजिस्लेशन करनी होती है। तो क्या हमें पता है कि हमने ये परवेज रशीद साहब को चाहिए, परवेज रशीद साहब को, ये मैं किसी और को इसकी इल्जाम नहीं देता, परवेज रशीद साहब को चाहिए और मरियम औरंगजेब साहबा को कि बैठ के सारे ये फैसला करें कि हम 2/3 मेजॉरिटी तक करिए की ऐसी, व्हाट शुड वी डू विद दिस। उसकी वजह ये है कोई टैक्सेस लगाने हैं, कोई हमने कोई महसूलात बढ़ानी है, कोई ये तो पता है कि 12 अरब हमारे पास आ जाएगा, 1200 अरब आ जाएगा हमारे पास NFC के अंदर। अब वो 1200 अरब का ही कोई प्लान बना लें, ये कहें जी कि हमने ये हमारी प्रायोरिटीज रखी हुई हैं, इन 1200 अरब जो आएगा हमारा NFC के साथ, उसके साथ हम ये काम करेंगे। कुछ चीजें हो सकेंगी, कुछ नहीं हो सकेंगी, लेकिन एक नक्शा तो उभरेगा ना पंजाब का। गुजरात जो हमारे साथ मुल्क है भारत, उसका जो था ना वजीर आला नरेंद्र मोदी, ये उस वक्त वजीर आला था जब वहां पर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसने उन चंद सालों में 5, 7, 10 साल जितना इसको टाइम मिला, कमाल कर दिया। इंडिपेंडेंटली इसने कहा कि मैं अपने सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाऊंगा,
उसने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया, पॉलिसीज चेंज की, उनको इनवाइट में इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया। चीन के इसने 4 दौरे किए उस दौरे के, जिसके अंदर के सुपर ट्रीटमेंट इसको दी गई, और चीनी इन्वेस्टर्स को लेके आया गुजरात में, मैं तुम लोगों को सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, बिजली अच्छी होगी, इनपुट्स की कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन मैं करने दूंगा, तुम वगैरह वगैरह। कोई ना कोई इंसेंटिव्स आप देते हैं जबकि आप अपने सूबे की शक्ल बदलना चाहते हैं। हम अपनी शक्लें तो रोज देखते ही हैं, लेकिन सूबे की शक्ल कब बदलेगी, ये देखने की बात। और सूबे की शक्ल कैसे बदलेगी? तो 2/3 मेजॉरिटी जो मिल गई, अब वो 8 फरवरी को मिली या कल मिली, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें इससे गर्ज है कि उस 2/3 मेजॉरिटी का हम करेंगे क्या। शहजाद साहब, आपने बार बार जिक्र किया कि उस 2/3 का क्या करेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। पिछले 2 महीने की हुकूमत देखते हुए जिस तरह सीएम मरियम नवाज लेके चल रही है, आपको लग रहा है कि क्लैरिटी है कि उन्हें करना क्या है, या अभी आप भी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने 2/3 के साथ करना क्या है? नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि पहली बात है कि मैं तो हुकूमत में नहीं हूं। मुझे ले जाए हुकूमत में, मैं अपना रास्ता आपको बता दूंगा। मैं अब फ्री एडवाइस देने के चक्कर से बाहर निकल चुका हूं। इन सबको, इतने बड़े लोग हैं, वजीर आला बने हुए हैं, इनको समझ होनी चाहिए कि इन्होंने करना क्या, आए क्यों है यहाँ पे, ये क्यों वजीर आला बने हैं। और यही सवाल सिंध में भी होता है, यही सवाल आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी, किस प्लान के साथ आए हो। सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान का ये था, वो आके बैठ गया, उसके पास प्लान ही कोई नहीं था। उसने कहा है शायद असद उमर लेके आएगा, असद उमर को भी पता नहीं था कि क्या करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तमाम के तमाम लोग जो वोटों के ऊपर तो बड़े कमाल दिखाते हैं और सीटें लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद 21 हो या 12 हो या 270 हो, वो लेके आ जाते, इनको ये नहीं पता। अब इसके बाद चलो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी असेंबलीज को अंदाजा है कि किस तरीके पे लेके चलना है। ये सूबे क्या कर रहे हैं, इतनी सारी NFC अवार्ड लेके और सारा ये सब कुछ लेके और इतनी मेजॉरिटियां लेके, व्हाई डोंट दे हैव अ प्लान इन प्लेस? ठीक हो, पता तो मुझे है कि क्या मेरे हिसाब से अगर मैं हूं तो मैं क्या करूं, लेकिन कम से कम ये भी तो अपना दिमाग लगाएं, मेरी थोड़ी सुननी है इन्होंने। ठीक हो गया। तो ये बड़ा सवाल है, उसके ऊपर जरा फोकस कर दें के अंदर। ज़ैनब, आपको लगता है जैसे माजी के भी हवाले दिए कि इस ज़िमनी इंतखाब में कोई अपसेट हुआ नहीं हुआ है, या सेटअप है तमाम? ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का भी ट्वीट रहा कि ज़िमनी इंतखाबात को ढोंग करार दिया उन्होंने। कौमी असेंबली से हम जब बाजोड़ की सीट की बात कर रहे हैं, वो PTI आराम से रख सकती थी। अभी जब PTI मान ही नहीं रही ज़िमनी इंतखाब को, क्या कहा जा सकता है कि ये कंटिन्यूटी है 8 फरवरी के नताइज की, या कोई ऐसी सीटें थी जिन पर PTI का तकिया था या अपसेट हो सकता था जो उन्हें मिल सकती थी? देखिए, एक तो जुमा 4 दिन हुए और आप अपसेट की उम्मीदें भी लगा रही हैं कि कोई अपसेट होगा। और दूसरी बात, आपने सवाल में एक लफ्ज डाला कि मोहर तस्दीक सख्त हो गई है। देखिए, मोहरों वाले इलेक्शन तो बहुत पीछे रह गए। अच्छा। अब तो बाल पॉइंटों वाले इलेक्शन होते हैं, फॉर्म 47 वाले इलेक्शन होते हैं, अब तो RTS वाले इलेक्शन होते हैं, मोहरों वाले तो इलेक्शन ही नहीं होते। इस वक्त किसी भी अपसेट की तवक्को रखना, मेरा ख्याल है कोई अच्छा तज्जिया ना होता। अपसेट की तवक्को बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें क्या मुमकिनात क्या हो सकती हैं। अगर हम देखें कि वैसा ही रिजल्ट आया और मुस्लिम लीग नवाज को बहुत अच्छा खास तौर पे रिजल्ट मिला, एक वजह तो ये हो सकती है कि इनकम्बेंसी जो होता है वो आम तौर पर बाई इलेक्शंस में हुकूमत के फेवर में जाती है। हमने 2018 से 2024 तक इन 5 सालों में देखा कि एक मुख्तलिफ तरह का एक ट्रेंड बना था जिसमें हुकूमतें इलेक्शन हार रही थी, बाई इलेक्शन। इससे पहले पाकिस्तान में इसी तरह हुआ है कि बाई इलेक्शन हुकूमतों ने जीते हैं। तो ये तो उस तरह की जो पुराना निज़ाम है उसकी कंटिन्यूटी लगती है कि बाई इलेक्शन हुकूमत ने जीता है। हुकूमत कह सकती है कि जो स्विंग वोट होता है, जो बिरादरी का वोट होता है, वो उसके साथ जाता है जो हुकूमत में होता है। उन सबको पता है अब 2 साल 4 साल 5 साल ये हुकूमत रहेगी, तो वोट इधर उधर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं कि PTI का वोटर मायूस हो गया है पिछले इलेक्शन की वजह से, उसे लगता है कि उसका वोट ज़ाया गया, वो बाहर नहीं निकला। PTI के मुखालिफ ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जो वेव थी इमरान खान की शायद वो कुछ पीछे चली गई है। एक वजाहत वो भी हो सकती है जो भी हसन निसार साहब ने बताई कि मरियम बीबी इतनी शदीद मकबूल हो गई हैं, उनके 600 वाले सूट जो हैं वो इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने कमालात उन्होंने कर दिए हैं कि वोटर ट्रेंड में एक बड़ी शिफ्ट आ गई है। और एक आखिरी बात और भी हो सकती है, वो बात ये हो सकती है कि जो टेक्नोलॉजी अभी फरवरी के इलेक्शन में चली थी, 8 फरवरी को चली थी, वो इतनी जल्दी तो टेक्नोलॉजी कोई भी ऑब्सोलीट नहीं होती ना। इतनी देर में तो मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल है वो भी चेंज नहीं होता, किसी चीज़ का मॉडल चेंज नहीं होता। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी जो है वो 2 महीने में तो चेंज नहीं होती।
तो तवक्को रखनी चाहिए कि जो 8 फरवरी वाली टेक्नोलॉजी थी अभी तो चलेगी ना, अभी अगले इलेक्शन तक तो उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी साथ देगी। लेकिन अहम बात यह है कि इस बाई इलेक्शन ने कुछ भी नहीं बदला। हम जितनी भी पानी में मधानी डाल लें, इससे निकाल कुछ नहीं सकते। असल बात यह है कि जो इलेक्शन की साख है वो बाई इलेक्शन से बहाल नहीं हो सकती। जो इलेक्शन हुआ है उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और उसका नतीजा एक निकला है कि इस हुकूमत की भी लेजिटिमेसी नहीं है, और पाकिस्तान में जमहूरियत पर भी सवालात हैं। और बैनुल अक़वामी इदारे आप देखिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत की जो रेटिंग है वो उन्होंने बहुत कम कर दी है। पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन मुल्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। हाइब्रिड भी अब वो नहीं मानते, पहले हाइब्रिड मानते थे, अब अथॉरिटेरियन मानते हैं। हमारे सियासी निज़ाम में एक तनाव मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है। मेरा ख्याल इस वक्त हमें यह बहस करने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के इलेक्शन से कैसे निकलें, जिस पर लोगों की साख नहीं है, जिसको सियासी जमातें आपस में नहीं मानती, जिसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो कितनी शेकी ग्राउंड पे खड़ी होती है। अभी 2/3 की बात हुई, शहजाद साहब ने कहा कि 2/3 का क्या करना है। 2/3 का करना जो है वो तो कल नजर आ गया। आपने देखा 35 लाख दुकानदारों से टैक्स लेना था और 50 ने अपने आप को रजिस्टर किया। मेरे ख्याल उन 50 को तो बुला के उनको तो छित्तर मारने चाहिए कि तुमने अपने 35 लाख साथियों से गद्दारी की है। यह है 2/3 की ताकत। जो 2/3 के साथ ताकत बैठी है उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वजीर आजम यह बयान देता कि मेरे प्यारे ताजरों टैक्स दो। उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वजीर आला कहती कि पाकिस्तान बहरान का शिकार है, तुम्हारे पास सैकड़ों अरब रुपए का टैक्स तुम्हारे जिम्मे बनता है, खुदा के लिए टैक्स दो। क्या आपने पीटीवी पर कोई इश्तिहार चलता हुआ देखा सरकार की तरफ से? कोई कैंपेन आपने देखी कि 20% इकानमी आपके पास है, पाकिस्तान का हर 5वां रुपया आपके पास है और आप 1% भी टैक्स नहीं देते? आपने कोई कैंपेन देखी? तो 2/3 की तो यह ताकत है। जब उस 2/3 के पीछे कुछ ना हो, 2/3 के पीछे ऐसे इलेक्शन खड़े हो, तो फिर ऐसी हुकूमत होती है। ये किधर लेकर जाएंगे, कैसे रिफॉर्म देंगे? रिफॉर्म की तो शक्ल नजर आ गई ना। ठीक हो गया जी। तो हमें अब आगे तो साहब बड़ा वैलिड सवाल उठाया है, लेकिन जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो किसी एक इलेक्शन तक महदूद नहीं। मेरी तो फिर वही नुक्ता नजर है कि जो जीत जाता है वो कहता है ये अवाम का एतमाद हो, वो 13 हो, 18 हो या 24 हो। जो हारता है वो धांधली करता है। निजाम और रिफॉर्म्स कोई भी नहीं इनमें से चाहता है। अब सार साहब, पीटीआई जुमे से फिर मुल्क भर में जलसा, जुलूस और रैली का ऐलान कर रही है। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 तरह की बातें करते हैं। लीडरशिप का बहरान, कंफ्यूज क़यादत नजर आती है, एक दूसरे पे शक, कमांड एंड कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। क्या आगे बढ़ना चाह रही है हमारी सियासत या लाहासिल मश्क को जारी रखना चाह रही हमारी सियासत? ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये आगे बढ़ने की कोई करतूत तो नहीं है, तो आगे तो नहीं बढ़ सकती। और इसका नुकसान मेरा ख्याल है उन्हें इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आपको नज़र आए हैं उसमें एक वजह ये भी है। और एक दो बातें मैं आपके सवाल तो मुझसे आपने कोई ख़ास किया नहीं है, तो पिछले जो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त बात करके गए हैं उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक तो हसन निसार साहब ने जो लाहौर का नक्शा खींचा और जिस तरह दूध और शहद की नहरें में बह रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हसन निसार साहब तो जन्नत में रह रहे हैं ऑलरेडी, इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो छोड़ें, अब यहीं रहें, जन्नत तो बन गई, तो कोशिश करें कि बाकी मुल्क भी जन्नत बन जाए उसी तरह का जिस तरह का लाहौर बना हुआ है। और परवेज़ इलाही की शिकस्त पे मेरे देखें, बात यह है कि बड़े लीडर्स भी हारते हैं। आज जैसे आपने इमरान खान का जिक्र किया, पिछले इलेक्शन में वो हार गए ज़िमनी इलेक्शन। नवाज शरीफ इस दफ़ा मानसरा से हार गए, तो और पिछली दफ़ा इमरान खान एक और भी शायद नशिस्त से हारे थे। खैर, बात यह है कि बड़े लीडर भी हारते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई साजिश ही हो। परवेज़ इलाही मैं नहीं समझता कोई इतना बड़े सियासी लीडर हैं कि वो जिस तरह की उनकी सियासत पिछले कुछ सालों में रही है वो अपने हल्के से हार नहीं सकते। और इस हल्के से वो बहुत दफ़ा हार चुके हैं पहले भी, इसीलिए वो चकवाल के हल्के से जाके इलेक्शन लड़ते थे और क्योंकि यहाँ पे वो जीत नहीं पाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद धांधली उस लेवल की ना हुई हो जो 8 फरवरी के जिसके इल्ज़ामात लगते हैं। इसमें फैक्टर्स सबसे बड़ा तो यही है जो आपने अभी जिक्र किया, पीटीआई के अपने अंदर मुख्तलिफ बयानात और उनके अंदर जो इस वक्त यकसुई नहीं है। देखिए, 8 फरवरी को वोटर्स में यकसुई थी, वोटर्स ने इमरान खान के लिए निकल के वोट डाला, वो बहुत क्लियर थे। अब वो किसके लिए निकल के वोट डालते? ज़िमनी इलेक्शन तो कैंडिडेट का ज़्यादा होता है, पार्टी का कम होता है, और पार्टी भी जो हुकूमत में हो
ज़्यादातर वोट उसी को मिलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा वो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत साइंटिफिक। अफसार साहब, तो क्या ये कहा जा सकता है फिर वही बात हो गई कि बहुत सख्त हुई आम इंतखाब के नताइज के ऊपर कि अगर चाहती पीटीआई या उसका वोटर तो ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और अपनी जिन भी सीटों को वो वापस क्लेम करना चाहते हैं उनको क्लेम कर सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मोहर कोई तस्दीक सख्त नहीं हुई। आपने बड़ा मुश्किल ही लफ्ज़ बोलती हैं एक तो वो मैं नहीं समझता कि ये कोई मोहर लगी है। और मैंने आपको बताया फ़र्क है दोनों में। पीटीआई के वोटर का फ़र्क है ना, और पीटीआई के आज वोटर मायूस हो गया है क्या, या टर्नआउट कम होता है? ज़िमनी इंतखाब मायूसी होती। देखिए, ज़िमनी इंतखाब में एक तो वोटर 8 फरवरी से मायूस है, और 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें वो वोटर बाहर क्यों निकले? क्या मकसद, ऐसा अजीम मकसद नज़र आ रहा था कि उसके लिए निकलता बाहर? परवेज़ लाई का हल्का है ना, परवेज़ लाई खुद उसमें कैंपेन कर रहे हैं, ना मुनस लाई कर रहा है। तो लेकिन जो उनके जो भतीजे हैं उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद है, और चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली मौजूद है, मुस्लिम लीग नून उनके साथ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो अपनी सीट वहाँ पे बना, फैमिली में रही है सीट, फैमिली से बाहर नहीं गई, लेकिन परवेज़ लाई को नहीं गई। तो इतना फ़र्क पड़ा है। इसी तरह दूसरे हलकों में भी नवानी का हल्का है फॉर एग्जांपल, बहुत वोट लिए हैं, लेकिन उसके मुखालिफ में भी बहुत वोट लिए हैं, तो वहाँ बहुत वोटर निकला है। तो ज़िमनी इंतखाबात में हल्के में से जो कैंडिडेट्स अपना वोटर बाहर निकाल सकता है उसको वोट पड़ जाते हैं, जीत जाता है। पीपल्स पार्टी को सीट कौमी असम्बली से मिली है सिंध से, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई और सियासी जमात इतने वोट ले सकती थी जितने उन्होंने लिए हैं। 8 फरवरी और इन नताइज को कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना ही इल्ज़ामात के हवाले से और ना ही कि जो तब हुआ था वो अब जो हुआ है तो वो मोहर तस्दीक सब्त हो गई। मैं नहीं समझता मोहर तस्दीक सब्त हुई है। जो क्वेश्चन मार्क्स 8 फरवरी पे हैं वो हैं, वो रहेंगे, और उनका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहरहाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने क्या करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ये उनको सोचना है। जहाँ तक गुजरात वाला मॉडल है, मेरा भी यही ख्याल है कि गुजरात वाले मॉडल पे उन्हें जाना चाहिए, लेकिन एक फ़र्क ये था कि गुजरात में जो यूटिलिटी के रेट्स थे वो बहुत कम थे। पंजाब में या पाकिस्तान में यूटिलिटी के रेट्स बहुत हाई हैं, बिजली है, गैस है, लेबर है, महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, और महंगाई का जब तक इलाज नहीं होगा आप बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। कोई भी इन्वेस्टर इतनी महंगाई में, इतनी महंगी इनपुट्स के साथ कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं बना सकता जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर बिक सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई बहुत साजगार माहौल हमारे यहाँ मौजूद है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बज़ाहिर थोड़ी सी आई हुई है, वो कब तक है इसका भी नहीं पता, लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं आई। और रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, रिफॉर्म्स हम सब बहुत कहते रहते, कह भी रहे हैं, ये रिफॉर्म्स के लिए बुरा तरीन वक्त है पाकिस्तान में। लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, और इस माहौल में रिफॉर्म्स करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन आएगा, कोई नहीं मानेगा, ना ही कामयाब। तो लग रहा है वो सियासी विल ही नहीं होगी आपकी गुफ्तगू से कि वो सियासी विल नहीं है इस वक्त के रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। फिर देखिए, सियासी विल हो या ना हो, इट्स बैड इकोनॉमिक्स। आप थोड़ा सा लोगों को पहले रिलीफ दें, लोगों का पहिया नहीं चल रहा, लोग गारे में फंसे हुए हैं। सही है, आप कह रहे हैं अच्छा गारे में तो फंसे हुए, ये मुझे टैक्स थोड़ा और ज्यादा दो, ये नहीं मानेगा कोई। दुकानदारों ने 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोग मुलाजिम रखे होते हैं, वो उनको निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आपके बड़े बिजनेसमैन हैं जो वेल्थ टैक्स नहीं देते, जो सोने का सारा कारोबार बगैर टैक्स के है, कैश पे चलता है, इन 2 सेक्टर्स पे क्या टैक्स लगाया इन्होंने, जो हर एक पे लगाने जा रहे हैं। जहां रोजगार है वहां भी लगाने जा रहे हैं। चल जहां लगा सकते हैं वहां तो लगाए ना, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। शहजाद साहब कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिफॉर्म्स नहीं हो सकती इस वक्त। बहरहाल ये मैं आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अफसार साहब ने कही ना, और बिल्कुल दुरुस्त कही, और वो ये है कि बज़ाहिर स्टेबिलिटी नज़र आती है लेकिन स्टेबिलिटी है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम नुक्ता है, और उसकी वजूहात हैं, और वो उन्हीं वजूहात की बिना पे हम और बाकी लोग सब अपना अपना तजिया करते हैं। आबिद रज़ा कोटला जो PMLN का बहुत कामयाब वहाँ का, और मैं गुजरात को चूँकि बिलोंग करता हूँ तो मैं इन तमाम परवेज़ लाई हो गया, आबिद रज़ा कोटला हो गया, इन सब लोगों को किसी न किसी हद तक करीबी तरीके से जानता हूँ, इनकी पोजीशनों को, इनकी जगहों को वगैरह वगैरह। तो यूं है कि आबिद रज़ा कोटला PMLN का मैं कैंडिडेट था, उसका इंटरव्यू आया 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले की बात है। उसके अंदर साथ ही उस चैनल ने, जो कि जिसका या उसके चैनल का जो एंकर था, उसका जो कहा जाता है रुझान थोड़ा सा PMLN की जानिब है,
उसने अपना सर्वे किया, वो दिखाया जो कि टीवी पे दिखाया जाता है। एक आवाज किसी को नजर नहीं आई जिसमें कि मूसा एलाई इतने लोगों में से आधे घंटे का प्रोग्राम, आधे घंटे का या पूरे घंटे का प्रोग्राम। तो इसलिए एक तो ये बात होगी, आबिद रजा कोटला की अपनी भी बात सुन लेनी चाहिए, और वो कहता है कि जो हालत है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से है, और कहता है PMLN का कोई वहां पे चांस ही नहीं है। आगे परवेज इलाही की तरफ, परवेज इलाही वो इस खानदान से अलहदा होकर भी खड़ा हो जाए, परवेज इलाही अपनी कहीं से भी सीट लड़े गुजरात, जिला गुजरात के अंदर वो हार नहीं सकता। ठीक है, मूसा इलाही से नहीं हार सकता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। हमें सारी की सारी वहां पे उनकी फैमिली, मैं परवेज इलाही का कम से कम इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहता वो PTI के साथ है किसी और के साथ है, परवेज इलाही की सियासत से तो मुकम्मल तौर पे मैं शायद मुत्तफिक ही ना हूं, ठीक हो, लेकिन अपनी सीट नहीं हार सकता। दुरुस्त है जी। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, कुछ सजेशन या कुछ ऑफर राना सना की जानिब से की गई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरह PTI और इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। नून लीग, बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट को मिल बैठना होगा, इन तीनों के मिल बैठे बगैर बात नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह की इस बात को गैर अहम करार नहीं दिया जा सकता। राना सनाउल्लाह का शुमार उन सियासतदानों में होता है जिनको अपनी सियासी वफादारी की कीमत हेरोइन की बरामदगी जैसे इंतहाई भोंडे इल्जाम की सूरत में अदा करना पड़े। इमरान दौर के वजीर जान अल्लाह को देनी है जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके इस जाली मुकदमे को दुरुस्त करार देते रहे, मगर PTI के अंदर मौजूद दाना आवाज़ों ने भी इस इल्ज़ाम को सरासर ज़्यादती करार दिया। राना सनाउल्लाह ने आम इंतखाबात में अपनी शिकस्त के लिए किसी भी फरीक को इल्ज़ाम देने के बजाय बार बार ये तस्लीम किया कि महंगाई की वजह से लोग नून लीग से नाराज़ थे। अब एक ऐसे सियासतदान की तरफ से बानी PTI को एक हकीकत करार देकर उससे मुज़ाकरात की बात को किस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के कई सहाफ़ती हलकों के मुताबिक पाकिस्तान के खैर खाहों का एक ग्रुप बानी PTI और मुख्तदर हलकों के दरमियान बढ़ती कशीदगी का मामला हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए सोच विचार कर रहा है। इन सहाफ़ती हलकों के मुताबिक मुमकिना तौर पर ऐसी कोशिशों का 1-2 महीनों में कोई नतीजा निकल सकता है कि क्या मुख्तदर हलके बानी PTI से बात करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। राना सनाउल्लाह के बयान और कई सहाफ़ती हलकों के दावों से बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि बानी PTI अपने तुंदो तेज़ बयानात से जिस बयानिए की मुसलसल आबियारी कर रहे हैं, उनके होते हुए मुख्तदर हलके तो बात की बात है, क्या सियासी जमातें भी उनसे बात करने के लिए तैयार हो पाएंगी? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल के लिए सवाल रखेंगे। नून लीग, बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट को मिल बैठना होगा। राना सनाउल्लाह नून लीग के बैक बेंचर किस मैंडेट के साथ तीनों को साथ बैठने के मशवरे दे रहे हैं? हसन निसार साहब, राना सनाउल्लाह इस वक्त तो सियासी फ्रंट पे उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे, ना हुकूमत का हिस्सा है, ना सेनेट पहुंच सके, ना कोई मुशीर है, ना किसी और जगह पे, मगर आजकल गुफ्तगू बहुत इस किस्म की कर रहे हैं। ये जो मशवरा वो इस वक्त दे रहे हैं, आपके ख्याल में उन्हें किसी ने मैंडेट दिया होगा कि आप ये बात आगे बढ़ाएं, हम साथ हैं? देखें आयशा, इसमें एक बात मुझे एतराज़ भी है इस पे, वो बैक बेंचर नहीं है। यू डोंट हैव टू बी ए सेनेटर और एमएनए और वजीर। बैक बेंचर वो ये ज़्यादती वाली बात है। राना सनाउल्लाह, एक बात याद रखें, इज़ फ्रॉम लाइलपुर, आई नो हिम अ लिटिल, वो ये मेड इन पाकिस्तान राजपूत नहीं है, सही। सो वो बैक बेंचर नहीं हो सकता, ना वो है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग परवरिश पाई है, हम लोगों ने साजिशी थियरीज का दूध पी के जवान हुए हैं। हालांकि हर कोई अपनी फहमो फरासत और मिजाज के मुताबिक मशवरा देता है, सो इसमें साजिश या मैंडेट किसी का ढूंढने की बजाय हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि इस वक्त इस मुल्क में खासी तादाद है उन लोगों की जो यही सोचते हैं कि इनको मिल बैठना चाहिए, हालांकि ये एक इंतहाई फजूल ख्याल है, हो नहीं सकता। क्यों? दैट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ PTI। वो सुन लेना यार, एक मिनट ना, मेरी राय गलत हो सकती है ना, अपने फहम फरासत और अपना मेरे पास ज़रा कमी होगी, नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो, कभी कोई मिल बैठा है? ये ठगों के टोले हैं, जरूरत पड़ने पे मिल बैठते हैं, जफियां भी तो पपियां भी, तो बहुत सारा कुछ ही होता है। उसके बाद फिर जो एक दूसरे के साथ करते हैं। कभी बेनज़ीर और नवाज शरीफ का माजी उठा के देख लें, जरदारी की कटी हुई, ये छोड़ें आप, हमारा मिजाज ही नहीं है मिल बैठने का। हम वो लोग हैं जो एक गली में इकट्ठे नहीं होते। प्लीज़ अपना इज्तिमाई जो है ना वो मिजाज, उसको समझने की कोशिश।
आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे कल्चर का माशाल्लाह ये भी एक बड़ा खूबसूरत पहलू है, हर आदमी ने मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन खोली हुई है। आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के अपना कहें मेरा गला खराब है, उसे 50 तुहानू पता लगेगा कि डॉक्टरेट ENT ये सारे स्पेशलिस्ट बैठे। मैं भी मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन है, हमें शौक शू की, इसलिए मैंडेट मैंडेट क्या होना है? होता है ना, मामलात बढ़ाने होते हैं हसन साहब, मामलात बढ़ाने होते हैं, चीजों को लेके चलना है। वो खुद ये भी कह रहे हैं कि भाई रुकावट भी यही होंगे और मामले का हल भी हो सकता है अगर सियासतदान को जिम्मेदार भी राणा साहब कहते हैं कि उसको ये नहीं होना। मैं मेजॉरिटी की सोच से मुख्तलिफ सोच रखता हूँ। आपकी ना ट्रेडिशन है ना आपकी तारीख है, और ये तारीख 75-76 साल। हसन साहब, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था ना, उसके बाद आपकी 18वीं तरमीम भी हुई, मामलात भी चले ना वो खाने पीने पे हुआ था। खाने, हाँ, 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती है जब निवाला तोड़ना। इमरान खान साहब ने MQM और मुस्लिम लीग काफ के साथ भी किया, जिनको बहुत कुछ कह रखा था। फिर ये तो फिर वो टेम्पररी अरेंजमेंट्स होते हैं उनका, टेम्पररी, वो मिल बैठना नहीं होता। ठीक है, वो ना बिल्कुल जो इनके दरमियान भी होता रहा है वो तो बिल्कुल ठीक। 9 सितारे वो किधर गए 9 सितारे? ओके, चले। अफसर साहब, ये नून लीग के अंदर भी धड़ेबंदी है। एक धड़ा अगर कहता है कि बातचीत होनी चाहिए बानी PTI के बारे में और उनको सियासी हकीकत कह रहा है, तो दूसरा हॉकिश राय रखता है। किस धड़े की चलेगी? फिर वही बात नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, और आपके ख्याल में क्या वो अपनी जमात के कायदीन को ही ये बात कह रहे हैं? राणा सना साहब, जिसको भी कह रहे हैं बात तो ठीक है, अगर आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है। अगर आप इस मुल्क से मुखलिस हैं तो कौन मुखलिस नहीं है इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। हसन निसार साहब ने कहा ना PTI का, मैं कहता हूँ PTI को छोड़ें आप, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर वो बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ हालिया तारीख से कि 1900, मैं अभी सोच रहा था ज़ियाउल हक का त्यारा गिरा 1988 में, 1988 से लेकर 1999 तक जब मार्शल लॉ परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया, इस 2 मार्शल लॉ के दरमियान में जो वक्त था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को लड़वाया गया, और आखिर वो लड़ते लड़ते दोनों जो है मार्शल लॉ आ गया। और उस मार्शल लॉ जब आने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं और हम आइंदा से ये काम नहीं करेंगे, मिलजुल के आगे चलेंगे आइन और जमहूरियत के मुताबिक। अभी भी अगर और कोई एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है जिसमें जो नई तीसरी कुव्वत लाई गई है ये भी साथ बैठ जाए, तो फिर तो मसले हमारे मुल्क के 90% तो हल हो जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या? अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है कि हमारे मुल्क का सियासतदान 90% मसले हल कर ले। चले एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और शहजाद साहब की राय जानेंगे, क्योंकि राणा साहब ने तो ये भी कह दिया कि अगर PTI मुज़ाकरात की बात करे और बैठे तो बानी PTI की रिहाई भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हल हो सकता है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, राणा सना साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़ी से बड़ी बात को भी, यानी कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है, तो रिहाई तक की भी बात कर रहे हैं, हालांकि अदालती मामलात और कानूनी मामलात चल रहे हैं। मगर इमरान खान साहब साबका ही नहीं, मौजूदा मुख्तदर हलकों के लिए भी जिस तरह की डिक्शन, टर्मिनोलॉजी या माने खेज अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में क्या कोई सियासी रियासती हलके उनके साथ बैठने के बारे में सोच भी सकते हैं? क्योंकि जिस इंतहा से वो बात कर रहे हैं या मुखातिब हो रहे हैं, कोई वे दे रहे हैं कि वे आउट हो सकता है? अच्छा, एक तो जो राणा साहब जो कह रहे हैं, एक तो इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि अब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और जब आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होते तो सच बोलना बहुत आसान हो जाता। तो जो वो कह रहे हैं वो तो सच है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल सही जिस तरह है उस तरह कह रहे हैं। मुल्क के हक की बात कर रहे हैं, मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया लाहासिल मश्क, पहले अपने किसी कमेंट के अंदर के एक लाहासिल मश्क है, ये जो भी है इस तरीके से। मेरा अपना ख्याल ये है कि फिलहाल तो लाहासिल मश्क की नज़र आती है। उसकी वजह ये है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के बीच में, तो वो बदकिस्मती से मुशर्रफ के NRO के साथ ही दफन होकर रह गया। तो इसलिए इनको किसी को भी अपने ऊपर एक दूसरे के पे यकीन नहीं कि इनके पास कब वो कोई ऐसा मौका आता है जहां पर कि इनको, वो अभी अफसार साहब कह रहे थे कि ये असल में इनको लड़ा दिया गया। इतने कमसिन बच्चे हैं, इतने कमसिन बच्चे हैं कि जिसका जी चाहे राह गुजरता बंदा इन 2 को आपस में लड़ा देते या 3 को लड़ा देते आपस में। तो ये तो छोटे बच्चों की तरह ऐसे किसी को उभारा, उसको ऐसे किया और ऐसे फिर बिल्कुल लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनको अपने बिल्कुल किसी अपने फायदे नुकसान का अंदाजा नहीं होता। लेकिन हकीकत ये होती है
कि जब आपने मुज़ाकरात करने हो, जब आपने किसी के साथ कोई नेगोशिएट करना हो, तो धड़ा आपका भारी होना चाहिए। तो धड़ा आपका भारी ना हो और आपस में टूटा हुआ हो, तो जब भारी नहीं होता तो फिर आप किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं कर सकते। इस वजह से SIFC जो है वो आपको बता रही है कि आपने मुल्क को चलाना कैसे है, इकॉनमी कैसे चलेगी, और सूबों को अगर नहीं पता तो उनसे रब्ता कर सकते हैं या उनको अपने मामला भी SIFC को दे सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिस तरीके से रूठे रुठाए जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी और PMLN एक तरफ होते हुए भी बैठे हैं, उसी तरीके से बैठे रहेंगे। और तीसरा, अगर इन्होंने किसी अगले इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है, अपनी रियासत अपनी सियासत को क्रेडिबल बनाना है, जमहूरियत को किसी अच्छे रास्ते पे लेकर चलना है, तो फिर राना सना की बात माननी पड़ेगी। और माननी इस तरीके से पड़ेगी, भले मुकदमे चलते हैं, मुकदमे तो सब पे चल रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक रास्ता मुतय्यन करना और अपने लिए सियासत को बेहतर और फाल बनाना बाहर सूरत उसी तरीके से मुमकिन है जब ये तीनों मिलकर बैठेंगे। यानी तीनों से मुराद ये कि तीनों सियासी पार्टियां ये मिलकर बैठे। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों से कुछ खबरें हैं, खैर खाहों के ग्रुप की कोशिशें हैं, आपको क्या लगता है कितनी हकीकत है, कितनी अफवाहें हैं, और क्या कोई ऐसी गारंटी होगी? जब मैं शहजाद साहब से भी पूछ रही थी कि एक एज पे जाकर इमरान खान साहब खड़े हैं, वहाँ से वो अपने हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं या नेम कॉलिंग कर रहे हैं, क्या वो मामलात का हल चाहते हैं? या दूसरी तरफ हुकूमत की काविश SIFC के थ्रू सिर्फ माशी तौर पर फिलहाल चीज़ें संभालना है, सियासतदानों को संभालना है, संभाले नहीं तो फिर मामलात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। वो ये कि इन सियासतदानों को फ़ायदे नुकसान का पता नहीं है। देखिए, फ़ायदे नुकसान का ही तो पता है, मसला ये कि अपने फ़ायदे नुकसान का पता है, कौम के फ़ायदे नुकसान का पता नहीं है। जब अपना फ़ायदा होता है तो उस वक्त इनकलाबी बन जाते हैं, और जब अपना फ़ायदा होता है तो उस वक्त फर्मा बरदार भी बन जाते हैं, उस वक्त वन पेज भी बन जाता है, उस वक्त कहते हैं हम तो हमेशा से लाड़ लेते हैं। मसला ही यही है। अब इस वक्त या किसी भी वक्त मुज़ाकरात के अलावा क्या हल होता है आगे बढ़ने का, मसाइल को हल करने का? और सियासत तो नाम ही मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद होते ही नहीं है। सियासत तो आर्ट ही इसी चीज़ का है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से आप तमाम मसाइल को हल करें। इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, जो सियासी जमातें हैं हमारी, आपस में उनके भी मामलात हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मामलात हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे कि एक तरह का ये इस तरह के मुज़ाकरात में गुफ्तगू में जाएं जिसमें ये अपने फ़ायदों को आगे लेकर चलें या गेम को रिग करें। रिग्ड गेम नहीं चाहिए। यहां तो मसला ये है कि जो खेल के उसूल हैं उन पर ही इत्तफाक नहीं है। PTI से बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि वो वही खेल खेले जो दूसरी पार्टियां खेल रही हैं, वो उनके साथ मिल बैठे। ये जमहूरियत का असूल ही नहीं है। जमहूरियत खेल ही ऐसी है जो एडवर्सेरियल है, जिसमें अपोजिशन ने मुखालफत करनी है, लेकिन वो मुखालफत खेल के ज़ाब्तों के अंदर करनी है ना, वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर तो नहीं करनी ना, या अपने सियासी मुखालिफ को गद्दार और मुल्क दुश्मन तो डिक्लेयर नहीं करना ना। तो यहां पे तो मसला हमारा ये है कि 1947 से आज तक हमने खेल के या हमारी अशराफिया ने आपस में खेल के ज़ाब्ते ही तय नहीं किए, और इसलिए तय नहीं किए कि उनको ये लगता है कि ज़ाब्ते तय हो गए तो फिर उनका फ़ायदा नहीं, उनका नुकसान है। इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि जब सियासी जमातें आपस में खेल के ज़ाब्ते तय करें, जैसे अफसार साहब ने कहा, तो वो उसमें खिलवाड़ डालते हैं। उनको लगता है ये इनके ज़ाब्ते तय नहीं होने चाहिए, लेकिन सियासतदान आपस में भी ज़ाब्ते तय नहीं करते। जब तय हो जाते हैं, जिस तरह 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन गया था, तो इमरान खान को अपनी जगह बनाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत थी कि वो उस खेल के असूल को तोड़ें। उन्होंने इस खेल के असूल को तोड़ दिया। मेरे ख्याल में इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल ही नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तान की जो ताकत की अशराफिया है, जो पावर एलीट है, वो आपस में बैठकर अब जवाबित को तय करें, वरना मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक हो गया। और सबसे पहले सबसे ज्यादा सियासी जमातों को यह करने का काम है। और हमें यह नजर आता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी ये चाहती है कि PTI का इमरान खान का रगड़ा लगता रहे, ये काम खत्म ना हो। इमरान खान भी डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बातचीत नहीं करनी, मैंने इनकलाब बर्पा कर देना है। और इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी नाराजगी खत्म करने को तैयार नहीं है, वो भी बात करने को तैयार नहीं है। ये आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। मगर अफसार साहब, जैसे अभी कहा कि ज़ाब्ते मामलात और मुज़ाकरात के जरिए हल निकाल देते हैं और सियासी जमातों की तरजीह यही होनी चाहिए कि ज़ाब्ते तय कर लें। अब राना साहब तो ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नून लीग के अंदर भी यही बात है कि
सबको पार्ट ऑफ गेम होना चाहिए। क्या पीटीआई अंडरस्टैंड करेगी कि पार्ट ऑफ गेम होना चाहिए उन्हें पॉलिटिकली? देखिए, पीटीआई मुश्किल लगता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि उसको पार्ट ऑफ द गेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे पीटीआई के जो हैंडल करने वाले हैं, क्या वो भी ये चाहते हैं कि पीटीआई इस गेम का हिस्सा बने। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो दो सियासी जमातों के दरमियान था, और उन दो बड़ी सियासी जमातों के साथ जो कौमी सियासी जमातें हैं सूबों की, सूबाई सतह की, उनका भी मौक़िफ़ तकरीबन वही है जो बड़ी दो जमातों का था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो थी। उसमें बहुत मसाइल थे, वो जिस तरीके से मुआहिदा किया गया था उस पर अमल भी नहीं हुआ, लेकिन एक आगाज़ था जिसको आगे बढ़ना चाहिए था। अब तीसरी सियासी जमात आ गई है इमरान खान की, तो अगर वो भी इसका हिस्सा बनते हैं तो उनके लिए बेहतरी है। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह ने जो कहा है, आगे बढ़ने का रास्ता तो यही है, और जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं वो यही चाहेंगे कि सब बैठें, रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक आगे चलें, तभी ये मुल्क आगे चलेगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि किसी एक फरीक या दो फरीक की सियासत को नुकसान पहुंचे, अपनी सियासत को। वो अगर मुल्क की सियासत से अपनी सियासत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो करते रहें, फिर अगर आप अपनी सियासत को आपने बचाना है, मुल्क को नहीं बचाना, तो फिर ऐसे चलाते रहें। लेकिन अगर मुल्क को बचाना है, चाहे अपनी सियासत की अपनी पार्टी की सियासत की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो इन तमाम सियासी जमातों को जिनका आपने जिक्र किया अपने सवाल में, फिर एक कदम पीछे हट के और उन मामलात पे एक कॉमन एजेंडा आना चाहिए जिसको हमने आगे लेके जाना है। जैसे कि हमने कुछ अरसा पहले देखा कि IMF के मामले पे पहले तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पे थी, लेकिन अब जो है पीटीआई उस पर बैक स्टेप कर रही है। तो इसलिए ये सोच ले कि मुल्क को आगे ले जाना है या अपनी सियासत को। मुल्क को आगे लेके जाना है तो जाती सियासत से बालातर होकर मजमूई तौर पर मुल्की हालात के तहत कुछ अरसे के लिए रूल ऑफ गेम्स तय करना हमारे सियासतदानों के लिए जरूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।